बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस की। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में एक बात जो अहम है, जिसके बारे में पहले डिस्कस होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद हम स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है बेटा कि कोई भी गैस अगर आप उसको कूल डाउन करें तो वो गैस लिक्विफाई हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना कूल डाउन करें। बेटा हमें कूल डाउन करना होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट तक। किसी भी गैस को अगर आप उसको लिक्विफाई करना चाहते हैं तो याद रखिए हमें उसके आम तौर पे बॉइलिंग पॉइंट तक कूल डाउन करना। हाँ, ये तो सिंपल कूल डाउन है। एक और तरीका भी है, वो ये कि आप गैस को कूल भी करें और कंप्रेस भी करें, तब भी वो लिक्विफाई हो जाती है। कूलिंग और कंप्रेशन जब यक वक्त अप्लाई किए जाएं तो याद रखिए गैसेस कैन बी लिक्विफाइड अबव देयर बॉइलिंग पॉइंट। उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर पर हम लिक्विफाई करते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वैसे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नेगेटिव में होता है, जाके ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 80 के करीब करीब, एग्जैक्टली मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन होता नेगेटिव। यानी अगर आप एट 180 एम स्टैंडर्ड प्रेशर पे किसी भी गैस को लिक्विफाई करते हैं तो वो आप करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट। तो दिस इज इट्स, मान लीजिए ये बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन याद रखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो 49 के करीब, एटीएम के करीब प्रेशर लगा दिया जाए तो ये लिक्विफाई हो जाती है। अब आप जरा गौर कीजिए, पहले टेम्परेचर था -80, अब ये +31। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कंप्रेस भी करें और ठंडा भी करें तो आप गैस को उसके बॉइलिंग पॉइंट से हायर टेम्परेचर पर भी लिक्विफाई कर सकते। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यहां पर एक हाईएस्ट टेम्परेचर आएगा, ठीक है, वेयर ए गैस कैन बी liquefied by applying pressure। और वो जो हाईएस्ट टेम्परेचर है जिस पर गैस को आप प्रेशर अप्लाई करते हुए लिक्विफाई कर सकते हैं, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी। और उस वक्त जो प्रेशर लगाया जाता है दैट इज क्रिटिकल प्रेशर। और इस कंडीशन पर, यानी इस टेम्परेचर और प्रेशर पर, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है दैट इज वीसी, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो अब हम चलते हैं बेटे अपने स्लाइड्स की तरफ।
टॉपिक है हमारा बेटा लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, यानी गैसेस को किस तरह से लिक्विफाई किया जा सकता है। मैं जो अभी बात मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे जो है एक्सप्लेन की है, ये उसी का इब्तिदा यहीं से हो रही है। कहते हैं गैसेस कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड्स ईदर बाय कूलिंग अलोन, या तो आप सिर्फ और सिर्फ कूलिंग कर लें, और बाय कूलिंग एंड कंप्रेशन, और दूसरा ये कि आप कूलिंग भी करें और उसको दबाएं भी, उसके ऊपर प्रेशर भी लगाएं। ऑन कूलिंग गैसेस लिक्विफाई ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर खाली कूल किया जाए 180 एम प्रेशर पे, तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे गैसेस जो है वो लिक्विफाई होती है। और कहता है इफ कूलिंग एंड कंप्रेशन साइमल्टेनियसली अप्लाइड, अगर हम ठंडा भी करें और उसको गैस को हम प्रेस भी कर रहे हो, कंप्रेस भी कर रहे हो, तो फिर गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है उनके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पर। अब वो जो ज्यादा टेम्परेचर है वो एक मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है बाय कंप्रेशन, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जहां गैस को कंप्रेस करके आप लिक्विफाई कर सकते हैं। और जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है ओवर द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज क्रिटिकल प्रेशर, एंड द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस जस्ट बिफोर लिक्विफेक्शन, 1 मोल गैस का लिक्विफेक्शन से जरा पहले जो वॉल्यूम होगा वो उसका क्रिटिकल वॉल्यूम भी कहलाता है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर, अब गैसेस आपको पता है बेटे दो तरह की हैं, पोलर भी होती हैं और नॉन पोलर भी होती हैं। नॉन पोलर गैसेस जो होती हैं उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कम है, यानी वो ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जाके लिक्विफाई नहीं हो सकती। और जो पोलर गैसेस हैं, पोलर वो जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, और उनका जो फिर है वो ज्यादा है, क्योंकि जो नॉन पोलर गैसेस होती हैं उनकी पोलराइजेबिलिटी कम है। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, वो क्या है, दैट इज मॉलिक्यूलर शेप, मॉलिक्यूलर साइज और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये आखिरी बात इंतहाई अहम है कि above critical temperature gas cannot be liquefied even though at infinite pressure। इसके बारे में मुझे थोड़ी सी आपसे एक बात डेली लाइफ की डिस्कस करनी है, तो जिससे आपको ये समझ आ जाएगी कि क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाए तो आप चाहे गैस के ऊपर इन्फिनिट प्रेशर भी लगा दें तो आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। हमारे मुआशरे में लोग आमतौर पर हाथापाई पे आ जाते हैं, लड़ पड़ते हैं। दो बंदे आपस में अगर लड़ पड़े तो हमारे यहाँ चूंकि बड़ा भाईचारा है मुआशरे में अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोग आगे होके उन्हें रोकते हैं और जो दो फरीक होते हैं, लड़ने वाले जो दो साहिबान होते हैं, उन दोनों को एक दूसरे की नजर से दूर कर देते हैं। एक को एक कमरे में ले जाते हैं, दूसरे को दूसरे कमरे में ले जाते हैं। अब अगर आप उनको पीछे लेके जाएं, वो आपका कहना मान लें और दोनों अलग-अलग कमरों में बंद हो जाएं, तो आहिस्ता 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 उनकी गर्मी ठंडी पड़ती जाएगी, उनका जो हाई एनर्जी लेवल है वो डाउन होता चला जाएगा और लड़ाई बंद हो जाएगी। एक और बड़ा जबरदस्त सीन, वो जबरदस्त सीन ये है कि दो साहिबान लड़े हैं, दरमियान में एक दो बंदे पड़े, वो उनको छुड़ाने के लिए गए। पता चला वो जो दोनों साहिबान हैं वो आपस में तो गुत्थम गुत्था से थे ही, लेकिन वो जो साहिबान जो उन्हें बचाने के लिए आए थे, लड़ाई से रोकने के लिए आए थे, वो उन्हें भी दो दो चार चार घंटा लगा दो। फिर वहां पे कोई बंदा आगे नहीं होता, वो लड़ते रहते।
तो पंजाबी में हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अब ये किसी के काबू नहीं आ रहे। तो एक पंजाबी की टर्म है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। हम कहते हैं ये उतर गए ने, इनके ऊपर भूत सवार हो गया है लड़ाई का। ठीक है, उर्दू में हम ये कहते हैं, पंजाबी में हम उसे कहते हैं ये उतर गए, उतर गए। ठीक है जी, ये आंखें नहीं लग देगी किससे दे, ये लड़नगे मरनगे। यही फिनोमेना है गैस के मॉलिक्यूल्स का। जब आप गैस के मॉलिक्यूल्स को ठंडा भी करें और उनके ऊपर प्रेशर भी लगाएं, तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेशनल हो जाती हैं और वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब वो करीब आ जाएंगे तो लिक्विफाई हो जाएंगे, क्योंकि लिक्विड में आपने ये पढ़ा है इसी चैप्टर के आगाज में कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं। अब जब आप बात करते हैं कि एक खास टेम्परेचर से ऊपर, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर अगर टेम्परेचर हो तो मॉलिक्यूल्स लिक्विफाई नहीं। क्या वजह है, क्यों वो लिक्विफाई नहीं? हम यहाँ पे कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स, पंजाबी में कहेंगे उतरे हुए हैं, किसी के दबाव में नहीं आ रहे। ठीक है जी, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप उसका टेम्परेचर भी कम करते हैं, आप उसके ऊपर प्रेशर भी लगाते हैं। तो अगर वो एक टेम्परेचर एक खास हद से ज्यादा है, आप जितना मर्जी कंप्रेशन कर लें, मॉलिक्यूल्स कैन नेवर लिक्विफाई। दैट हाईएस्ट टेम्परेचर जहां मॉलिक्यूल्स को आप प्रेशर लगा के लिक्विफाई कर सकें गैस मॉलिक्यूल्स को, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। और मैंने आज आपको बता दिया कि क्यों क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर अगर टेम्परेचर हो तो मॉलिक्यूल्स लिक्विफाई क्यों नहीं होते। जवाब उसका दो हरफी ये है कि उस वक्त मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो प्रेशर को खातर में नहीं ला। ओके, बात को आगे लेके चलते हैं बेटा। अब इसकी एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स वो हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं, और ये 5 मैंने पॉइंट इसके बनाए हैं। ये पांचों के पांचों बेटे आपके। The critical temperature of oxygen is -118.75 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उस वक्त, यानी क्रिटिकल प्रेशर, वो 49.7 है। अमोनिया का आप देखिए 132.44, दैट इज रिलेटिवली मच हायर, यानी अमोनिया को आप काफी हाई टेम्परेचर पे भी लिक्विफाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कितना लगाना पड़ता है, 1.5। चलिए आज आपको एक और डेली लाइफ की एग्जांपल देते हैं बेटा। मुझे नहीं पता आप में से किसी बच्चे ने कभी विजिट किया हो कोल्ड स्टोरेज या बर्फ खाना जिसे आप कह लें। तो याद रखिए, जहां कहीं भी बर्फ खाना होता है या कोल्ड स्टोरेज होता है, वहां पे एक कूलिंग प्लांट होता है। उस कूलिंग प्लांट के आप समझ लें 3 हिस्से हैं। एक उसमें कंप्रेसर होता है, काफी बड़ा सारा कंप्रेसर, नाम से ही अंदाजा हो गया, उसका काम होता है गैस को कंप्रेस करना। और याद रखिए, ये जितने भी बर्फ खाने और कोल्ड स्टोरेज हैं पाकिस्तान में, वो अमोनिया गैस यूज करते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट। बेटे कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर उस अमोनिया गैस को कंप्रेस करता है, दबाता है। याद रखिए, जब भी किसी गैस को दबाया जाता है तो वो गर्म हो जाता है। फिर उस गैस की गर्मी निकालने के लिए, अगर आपने कभी विजिट किया हो कोल्ड स्टोरेज प्लांट या ये जो बर्फ का कारखाना है, तो वहां पे ऊपर छत पे काले रंग के पाइप लगे होते हैं जिनके ऊपर पानी ट्रिकल कर रहा होता है, पानी उनके ऊपर गिर रहा होता है। वो काले रंग के पाइप कौन से? तो वो है जिनके अंदर कंप्रेस्ड अमोनिया है, गर्म अमोनिया कंप्रेस हुई हुई। जब उसके ऊपर पानी ट्रिकल कर रहा होता है तो वो पानी क्या करता है, उसे ठंडा करता है।
उसको कूल डाउन कर। वो जब कूल डाउन हो जाएगा तो वो कंप्रेस्ड अमोनिया उस जगह भेजी जाती है जहां हमें कूलिंग चाहिए। इस चैप्टर के आगाज में हमने एक फिनोमेना पढ़ा था, दैट वाज जूल थॉमसन इफेक्ट। हमारे यहाँ एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में वही इफेक्ट इस्तेमाल होता है, और बर्फ खाने में और कोल्ड स्टोरेज प्लांट में भी वही जो इफेक्ट है वो इस्तेमाल होता है। वो अमोनिया जिसको कंप्रेसर ने दबा दिया और वो पाइपों में आ गई, पाइपों में ऊपर पानी गिर रहा है, पानी गिर के वो ठंडी हो गई, ठीक है। तो वो जब अमोनिया ठंडी हो जाती है लेकिन कंप्रेस्ड है, उस अमोनिया को जेट के अंदर से, जेट बहुत बारीक सा सुराख, पीछे पाइप खुला है, आगे जेट लगा हुआ, उस जेट से जब अमोनिया को एक्सपेंड होने दिया जाता है। याद रखिए हमने इस चैप्टर के आगाज में एक चीज पढ़ी थी कि सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस काज कूलिंग। बेटा वो जब अमोनिया एक्सपेंड करेगी तो उससे कूलिंग होगी। तो ये अमोनिया हम उसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखें वो अमोनिया सरेआम एक्सपेंड नहीं करती, वो छोटे पाइप में से बड़े पाइप में एक्सपेंड कर जाती है, लेकिन रहती वो विद इन पाइप है। अमोनिया बड़ी जहरीली गैस है, ये लीक नहीं होने दी जाती। जी बेटा, वाटर H2O, आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे वाटर क्या होता है? स्टीम, गैस फॉर्म। और स्टीम को 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप कंप्रेस करें, कितना कंप्रेस करें? 217 atm पे, तो आप उस स्टीम को भी लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स लिक्विड वाटर इस टेम्परेचर पर भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, अगर टेम्परेचर इससे जरा सा भी ज्यादा हो जाए, 375 हो जाए, आप चाहे इन्फिनिट प्रेशर लगा दें, कभी स्टीम वाटर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। मैंने अभी पिछली स्लाइड के एंड पे ये बात आपको बताई है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मॉलिक्यूल्स के पास इतनी ज्यादा एनर्जी होती है अबव क्रिटिकल टेम्परेचर कि वो किसी दबाव को, किसी प्रेशर को मलबूसे खातिर नहीं रखते। जी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ये आ गया जी 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है, और उसके ऊपर जो क्रिटिकल प्रेशर अप्लाई किया जाता है दैट इज 73 atm। अच्छा, यहाँ आपको एक और बात बताऊं, आप में से कितने बच्चों ने ये जो हमारी गली में आइसक्रीम वाला आता है, मोर वाला या वाल्स वाला, तो उससे आपने आइसक्रीम ली हो? तकरीबन सब बच्चे ये शौक फरमाते हैं। बेटे उसने अपने वो जो डब्बा सा होता है, बकेट सा होता है उसकी साइकिल के साथ, उसके अंदर उसने कोई फ्रीजर तो नहीं लगाया हो, उसके अंदर उसने बर्फ भी नहीं रखी हुई, बर्फ रखी नहीं जा सकती। उसके अंदर क्या रखा हुआ है? उसके अंदर रखी हुई है ये कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन सॉलिड फॉर्म। तो जो सॉलिड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस। बहुत जबरदस्त चीज, वो इतनी इतनी सी प्लेटें उसकी होती हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की, वो उस बकेट के अंदर पड़ी होती हैं, वो अंदर कूलिंग देती हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि ये लिक्विड नहीं बनती। आम बर्फ क्यों इस्तेमाल नहीं की जा सकती? वो जो रेडी वाला है, वाल्स वाला या वो साइकिल वाला जो है, वो क्यों नहीं आम बर्फ इस्तेमाल कर सकता? बेटा जी, आम बर्फ पिघलेगी, पानी बनेगा, तो मेरा पुत्र जड़ियां थल्ले वाली आइसक्रीमां ने उन्हां दा छप्पड़ बन जाएगा, ठीक है। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी आप लिक्विफाई कर सकते हैं, और उसको जरा सा प्रेशर और लगा दें तो वो फिर सॉलिडिफाई हो जाती है। और वो जो उसकी प्लेट्स होती हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड वाली, उन प्लेट्स को हम इस्तेमाल करते हैं ये जो आइसक्रीम के साइकिल वाले होते हैं, वो अपने बकेट्स के अंदर कूलिंग के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। ये बेटा 3 गैसों का क्रिटिकल वॉल्यूम है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये सारी की सारी एग्जांपल्स, इसका डेटा
और ये जो क्रिटिकल वॉल्यूम्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के, ये आपने याद रखने हैं। ये आपको एक तो बोर्ड के पेपर में भी जो एमसीक्यूज है वहाँ हेल्प करेगा, दूसरा एंट्री टेस्ट में ये जो वैल्यूज हैं ये आपको हेल्प करेगा। ये मैंने वही वाली वैल्यूज हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में। जी बेटा, हमने अभी तज़किरा किया जूल थॉमसन इफेक्ट। ये जूल थॉमसन इफेक्ट है क्या? पहले भी किया था, आज दोबारा कर रहे हैं। सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कॉज कूलिंग। बड़ी सादी सी बात, अगर गैस को दबाएंगे तो गर्म हो जाती है, अगर यकदम उसको फैलाएंगे तो वो ठंडी हो जाती है। मैंने अभी चंद लम्हे पहले आपको बर्फ खाने की या कोल्ड स्टोरेज की एग्जांपल दी, उसी के ज़िमनन मैंने आपको दो एग्जांपल्स और दी, एक एयर कंडीशन की, एक रेफ्रिजरेटर की। इनमें भी यही होता है, आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर के पीछे काला सा कोकू सा इतना बड़ा सा वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या होता है? कंप्रेसर का काम होता है गैस को कंप्रेस करना। वो कंप्रेस्ड गैस पीछे फ्रिज के काले रंग की जाली होती है, आपने देखी होगी, उस पे जाती है। वो काले रंग की जाली के ऊपर पानी नहीं गिर रहा होता, वो वैसे ही हवा में होती है, तो वहां से हीट निकल रही होती है। ठीक है, वही काले रंग की जाली बर्फ खानों में और जो कोल्ड स्टोरेज है उनमें वो काले रंग के पाइप्स होते हैं जिनके ऊपर पानी गिर रहा होता है, उसे ठंडा करते हैं। ठीक है, और वहां से जो कंप्रेस्ड गैस है, एयर कंडीशन के अंदर वाले यूनिट में एक इवेपोरेटर यूनिट होता है। ठीक है, फ्रिज के जो दीवारें होती हैं फ्रीजर की, वहां पे भी इवेपोरेटर यूनिट होता है। ठीक है बेटे, वहां पे वो जाके एक्सपेंड होती है, जब एक्सपेंड होगी तो वो कूल ठंडे ठंडे। अगली बड़ी मजेदार बात, ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि कोई भी गैस सडन एक्सपेंशन से ठंडी क्यों हो जाती है? ठीक है, एक सवाल यहाँ पे बनता है, बच्चे हमारे यहाँ पूछते नहीं है, पूछेंगे तब जब सोचेंगे। तो बच्चे हमारे आजकल के वो बेचारे सोचते ही नहीं है, जब सोचेंगे नहीं तो उनके दिमाग में सवाल कहाँ से आएगा? सवाल बहुत जेन्युइन है कि गैसें सडन एक्सपेंशन से ठंडी क्यों हो जाती है, उनकी एनर्जी किधर चली जाती है? क्योंकि कूलिंग के दौरान एनर्जी लॉस होती है। ये सवाल एक और तरीके से भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि वेयर डज द एनर्जी विद इन द गैस इज लॉस्ट ड्यूरिंग कूलिंग बाय सडन एक्सपेंशन। कि जब यकदम फैलाया जाता है गैस को, वो ठंडी हो जाती है, ठंडी होगी तो वो एनर्जी लॉस करेगी। वो लॉस कैसे होती है एनर्जी? ये 4 पॉइंट्स हैं इसका आंसर। गैसेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन कंप्रेस्ड स्टेट। जब गैस दबी हुई होती है, कंप्रेस हुई होती है, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। जब वो एक दूसरे के करीब होते हैं तो उनके दरमियान एप्रीशिएबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, when it is allowed to expand suddenly, जब हम उसे यकदम फैलने देते through the nozzle of the jet, मैंने आपको बताया था, एयर कंडीशनर में भी यही होता है, फ्रिज में भी यही होता है। ठीक है, वो गैस जब फैलती है किसी जेट में से, जेट मीन एक बारीक से सुराख में, और आगे भी वो एक पाइप में फैलती है। मैंने कहा खुली हवा में नहीं फैलती, पाइप में। पहले वाला पाइप छोटा होता है, आगे वाला पाइप जरा मोटा होता है। ठीक है जी, और उनके दरमियान में बारीक सा जेट होता है। तो मॉलिक्यूल जब फैलेंगे तो दे मूव अपार्ट। अब देखिए, मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब थे तो उनके दरमियान एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। जब आपने उनको फैलाया, उन्हें दूर किया, तो उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दे नीड टू बी ओवरकम, उनको तोड़ना पड़ेगा। अब उसको तोड़ने के लिए ये एनर्जी कहां से आएगी? दिस एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द गैस इटसेल्फ। गैस के अंदर से एनर्जी निकल जाती है। जब गैस से एनर्जी निकल गई तो गैस ठंडी हो जाएगी। दैट्स व्हाई गैस इज कूल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन निशानी होती है, डिफरेंस होता है एक नॉर्मल और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट।
जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो ये शॉर्ट क्वेश्चन करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके विजन से ही ये बाहर होता है। ठीक है, ये आपकी किताब के अंदर छुपा हुआ शौक है। जी बेटा, अब गैसों को लिक्विफाई कैसे किया जाता है, यहाँ आपको एक और छोटा सा वाकया सुनाता हूँ, उससे आपको अंदाजा होगा कि क्यों गैसों को लिक्विफाई किया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बेटा, कभी खुदा न खास्ता कोई इंसान जल जाए तो हमारे यहाँ आमतौर पे उसके ऊपर हम कहते हैं बर्नॉल लगाएं। ठीक है, या हम उसको, अगर खुदा न खास्ता ज्यादा जल गया है तो हम उसको हॉस्पिटलाइज करें। जब आप खुदा न खास्ता ऐसे मरीज को हॉस्पिटल लेके जाएं तो वो सबसे पहला सवाल आपसे ये करते हैं कि आपने इसको कहीं, इसको पानी से तो नहीं इसकी आग बुझाई। क्यों? क्योंकि पानी जले हुए मरीज को ऐसा इन्फेक्शन करता है कि वो बेचारा जलने से नहीं मरता, उस बाद वाले इन्फेक्शन से मर जाता है। अब आपके ज़हन में एक सवाल आएगा है इसका इस टॉपिक से क्या ताल्लुक, कि जो लिंड्स मेथड है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस का, ये इस्तेमाल किया जाता है लिक्विफेक्शन ऑफ एयर के। ये आपके सामने डायग्राम है, ये राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है फ्रेश एयर अंदर जा रही है, ये पंखा सा लगा हुआ है, कंप्रेसर है, ये कंप्रेस करके एयर को इधर भेज देता है 200 ATM पे। जब एयर कंप्रेस होती गर्म हो जाती है तो ये रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड है जो उसको ठंडा करता है, ठंडा करके ये आगे एक स्पाइरल में, एक स्प्रिंग नमा में भेज देता है और आगे ये जेट में से बाहर निकल देता है। जब एयर इसमें से बाहर निकलती है, उससे पहले इस पाइप के अंदर जब एयर होती है तो इसका प्रेशर होता है 200 ATM। जब इस जेट से ये बाहर निकलती बेटा तो इसका प्रेशर हो जाता है 180। 200 से जब 1 ATM पे यकदम गैस फैलती है तो वो ठंडी हो जाती है, ये नीचे लिक्विड एयर आ जाती है और ये लिक्विड एयर इस्तेमाल की जाती है जले हुए मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए, उन्हें सुकून पहुंचाने के लिए, उन्हें ठंडक पहुंचाने के लिए। आज से तो 25-30 साल पहले तक पंजाब में सिर्फ एक बर्न यूनिट था, दैट वाज म्यूप हॉस्पिटल लाहौर। जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो हमें सर FSC में पढ़ा रहे थे, उन्होंने हमें बताया यही बात जो आज मैंने आपको बताई कि अगर किसी को आग लग जाए उसको पानी से नहीं बुझाना, ठीक है, वरना वो इन्फेक्शन हो जाता है इस तरह का कि उस इन्फेक्शन से बंदा मर जाता है। आपने उसको आग को बुझाना है, उसके लिए तरीकाकार क्या करें, घर में पड़े होते हैं खीस, दरिया, कंबल, फौरन पकड़ के उसके ऊपर उसकी एयर सप्लाई कट ऑफ करते हैं। ये हिम्मत का काम होता है। मेरे एक दोस्त ने ये काम किया, उसके नेबर्स में एक खातून कुकिंग कर रही थी, उसको आग लग गई, शोर हुआ, वो भागा भागा उनके घर में गया, सर्दियों के दिन थे, उसने रजाइयां पड़ी हुई थी, 2 रजाइयां पकड़ के ला के उस खातून के ऊपर फेंक दी और उसको इर्द गिर्द से कवर कर दिया ताकि उसको कहीं से एयर सप्लाई कट ऑफ हो जाए। जब एयर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी तो बेटा उसकी आग जो है वो बुझ गई। अब वो जब आग बुझ गई, हमारे यहाँ बड़े बेचारे अवाम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, खवातीन बाल्टियां पानी की लेके खड़ी हुई, उन्होंने कहा पानी नहीं पाना। उसने भगाया एक बंदे को और उसने क्या किया कि जाके बर्नौल लेके आ, वो बर्नौल लेने के लिए भागा, बर्नौल लाके तो उसने उसकी अम्मी को कहा कि ये बर्नौल पकड़े और इसको लगाएं, और इतनी देर में उसने गाड़ी मंगवा ली और बजाय वो हमारे कसूर हॉस्पिटल में लेके जाने के, तो उसको डायरेक्ट लाहौर में वो हॉस्पिटल ले, तो मुझे आके वो बताता है, ही इज माय क्लास फेलो, तो वी वर इन FSC, गालबन फर्स्ट ईयर में ही थे क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो कहता मैं जब उधर गया तो उन्होंने फौरन मुझसे पूछा कि इसकी आग बुझाई कैसे है, तो उन्होंने, मैंने कहा मैं FSC कर चुका हूँ, मेरे सर ने मुझे बताया था कि इसकी आग पानी से नहीं बुझानी। कहता फिर क्या किया? कहता हमने इसको बर्नौल लगाई है, इसके कपड़े बदले हैं, हम इसको यहाँ ले आए। और
कुछ अर्सा पहले ऐसे ही मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हाँ वो सुनाओ जिसको आग लगी थी, कहता वो अब 4-5 बच्चों की माँ है माशाल्लाह। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हवास बरकरार रखें, और अगर इस तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो मेयो हॉस्पिटल में जब उसको लेके गए तो उन्होंने क्या किया, तो वो एक रात उधर रहा, तो कहता जी उन्होंने तो कहते यार वो यार पट्टियों ना एक पानी जिहा लैके आंदे सी, वो पानी नहीं सी ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੂਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਮਲਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ काका वही सी लिक्विड एयर ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ सर ने पढ़ाई सी। तो ये लिक्विड एयर जो होती है ना, इसका कलर भी बिल्कुल जस्ट लाइक वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट सा होता है, लेकिन बल्कि थोड़ा सा नीला नीला सा इसका कलर होता है, स्काई ब्लू टाइप। ये देखिए जी, for the liquefaction of air it is compressed to about 200 atm। कंप्रेसर ये इस पाइप में कंप्रेस करेगा 200 atm पे, फिर उसको गुजारा जाता है एक रेफ्रिजरेशन जोन में से, ये ठंडा जोन जो उसकी हीट ऑफ कंप्रेशन निकाल देता है, फिर उसको ले जाते हैं एक स्पाइरल पाइप में, ये स्पाइरल पाइप होस्टेड इन ए कोल्ड एक्सपेंशन चैम्बर, ये स्पाइरल पाइप एक ठंडे एक्सपेंशन चैम्बर के अंदर है। गैस कम्स आउट ऑफ इट, कहां से, 200 atm से 1 atm फ्रॉम दिस जेट। इस जेट से वो जो एयर है वो बाहर निकलती है, और बाहर उसका प्रेशर 1 atm होता है, इस पाइप के अंदर उसका प्रेशर 200 atm। A considerable fall of temperature take place, टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा होता है, और उसके नतीजे में लिक्विड एयर जो है वो लिक्विफाई एयर लिक्विफाई हो जाए। जी बेटा, कूल एयर मूव्स अप, वो ऊपर जाती है और कूल्स डाउन द इनकमिंग कंप्रेस्ड एयर। देखिए ये लाल पाइप कलर बता रही, और फिर वो क्या करता है, उसको दोबारा कंप्रेसर में ले जाया जाता है फॉर फर्दर कंप्रेशन। द लिक्विड एयर इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द एक्सपेंशन चैम्बर, ये यहाँ से लिक्विड एयर आ जाती है। ये बड़ी अहम बात है कि तमाम गैसेस लिक्विफाई की जा सकती हैं यूजिंग लिंड्स मेथड, मां सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम। अब ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कि क्यों जी हाइड्रोजन और हीलियम क्यों नहीं हो सकते, किताब में इसका जवाब नहीं लिखा हुआ, लेकिन जवाब इसलिए नहीं लिखा हुआ, वो ये समझते हैं कि बच्चों का भी यानी इस वक्त तक इतना जो है वो ब्रॉडर हो जाएगा कि वो बच्चे समझ जाएंगे। ये बच्चे भी पाकिस्तानी हैं, इनको पक्की पकाई खीर देनी पड़ती है। वो मैंने लिख दिया, वो ये है कि विच हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनके क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू बहुत कम होती है, विच कैन नॉट बी अटेन्ड बाय दिस प्रोसीजर, हम उसको लिंड्स मेथड के जरिए वो हासिल नहीं कर सकते। That's all for today. Any question? जी, जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? हाँ, आपकी आवाज बहुत कम आती है, बाकी सब बच्चों की आवाज सही आती है, बेटी की आवाज बहुत कम आती है, मैं सुन ही नहीं पाता। जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस होती है? ये जो रेफ्रिजरेटर, हाँ उसके अंदर होती है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, जिसे आप फ्रेऑन भी कहते हैं, ठीक है जी। और आजकल ये भी तर्क कर दी गई है, उसकी वजह ये है कि ये एक प्रॉब्लम करती है, ये हमारे यहाँ वो जो होती है ना ओजोन की लेयर, उसको डिप्लीट करती है, उसे वो नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। इस वजह से आजकल फ्रेऑन्स जो हैं यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिन्हें आप CFCs कहते हैं, ये इस्तेमाल नहीं होती है एज रेफ्रिजरेंट। आजकल और गैसें आ गई हुई हैं फॉर रेफ्रिजरेशन। आज दूसरी क्लास होनी है? जी बेटा, दूसरी क्लास होनी है आज? हाँ जी बिल्कुल होगी जी, वो 5:10 सर सबको बता रहे कि कल फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, आज कोई आया नहीं था तो मैंने कहा मैं बता दूं सब। आज बच्चे आए ही नहीं क्लास लेने के लिए। सर किया था लेकिन क्लास नहीं हो रही थी, फिर बंद किया था। हम ना बाबा की तरह बेटे,
सर घर में ही है। आज क्लास सर क्या? सिर्फ मैं और आमना थे आज। अच्छा अच्छा अच्छा, वो फिर एंड मुमकिन है क्योंकि बेसिकली आज गजेटेड हॉलीडेज शुरू हो गई है ना, तो मैंने आपको आज भी पढ़ाया है, मैंने आपको कल भी पढ़ाना है, ठीक है। ओके वो वजह ये है कि मैं इस चैप्टर को बेटे वाइंड अप करने के चक्कर में हूँ, ये खत्म करें और फिर हम अगला चैप्टर इंशाल्लाह शुरू करें, ठीक है बेटे। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह आपका हामी नासिर।